गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर साल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बड़ा जो एक चंक है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स का रहता है। लेकिन इस बहुत बड़े चंक में वर्किंग प्रोफेशनल्स में काफ़ी सारे लोग हैं जो क्वालिफाई भी कर रहे हैं और इसके काफ़ी सारे ग्लिटरिंग एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल कुछ लोगों ने इस एग्जामिनेशन को हर साल क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी क्वालिफाई किया है। तो आज के छोटे से वीडियो में हम लोग ये जान लेंगे कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल किस प्रकार के हम लोगों को चैलेंजेस, रियलिस्टिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेपर को निकालना या तैयार करना भी कठिन हो जाता है। दूसरा है, अगर ये चैलेंजेस हैं तो इसके लिए कोई ना कोई एक प्लान ऑफ एक्शन हमारे पास रहना चाहिए कि उस प्लान ऑफ एक्शन के तहत हम लोग देखेंगे कि कैसे इन चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में ये दो एस्पेक्ट पे हम लोग लाइट डालेंगे कि चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को कैसे हमें ओवरकम किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि सेल्फ स्टडी से भी ये तैयारी की जा सकती है एचपीएस एग्जामिनेशन, अगर हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट हो ये सेल्फ स्टडी को आगे गो थ्रू कैसे करना है या उसके लिए क्या प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसी के अंदर चैलेंजेस को देखेंगे और उसके साथ साथ कैसे प्रोसेसेस या वे आउट जुड़ेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस पे एक दृष्टिकोण डाल लेते हैं कि चैलेंजेस पे किस किस प्रकार के चैलेंज है। सबसे पहले चैलेंज है, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल के पास, बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में वो काफी सारा बड़ा चंक है, जो लोग फ्रेश कॉलेज पास आउट होते हैं और तैयारी को फुल टाइम परस्यू करते हैं, जिनके पास कंप्लीट एक दिन है तैयारी को करने का। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कॉलेज के दौरान ही तैयारी को परस्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको तैयारी करने के तरीके को थोड़ा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पॉसिटी ऑफ टाइम है, स्कार्सिटी ऑफ टाइम है, उतना सारा समय अवेलेबल नहीं है जो बाकी विद्यार्थियों के पास अवेलेबल है। दूसरा, समय हमारा मैक्सिमम ऑफिस में ज़ाया हो रहा है कि 8 से 10 घंटे का सबका जॉब टाइमिंग है। उसके साथ-साथ जब आप 8-10 घंटे ऑलरेडी कहीं पे डिवोट कर जाते हो, चाहे फिज़िकली चाहे मेंटली, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। उसके बाद बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए कि आप शाम को घर आके भी पढ़ो। और अगर उस मोटिवेशन में हमारे पास देखो, अगर तो मेरे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरे को पता है यार दिल्ली जाना है और उस जाने के तरीका क्या हो सकता है, मेरे को रेल से जाना है, अपनी कार से जाना है, बस से जाना है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो मेरे को पता ही नहीं कि वहां जाना है तो उसका तरीका क्या होगा, मीडियम क्या रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। सेम इस तैयारी में कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, आज मन किया तो आज अखबार पढ़ लिया, कल मन किया तो पॉलिटी पढ़ ली, परसों मन किया तो ज्योग्राफी कर ली। तो तैयारी हैपहैजर्ड है। क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि इस तैयारी को परस्यू करना है, और ऊपर से लैक ऑफ टाइम है, लैक ऑफ एनर्जी है। तो और फ्रस्ट्रेटिंग है इस तैयारी को परस्यू करना, क्योंकि ना तो आपके पास डायरेक्शन है, ना उतनी एनर्जी है, ना उतनी ताकत है, और आपका मन है कि आप इस तैयारी को करो और उसको क्वालिफाई करो। तो इसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसी की वजह से डिसिप्लिन, इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी एनर्जी की कमी की वजह से, टाइम की कमी की वजह से, या क्लैरिटी की कमी की वजह से एक डिसिप्लिन इंड्यूस नहीं हो पाता। उसकी वजह से भी पेपर को निकालना और कठिन लगने लग जाता है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन या क्लैरिटी की वजह से ओरिजिनेट हो रही है। तो आज के इस वीडियो में जो हम वे आउट भी निकालेंगे, वो इसी तरीके का वे आउट निकालेंगे कि हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से तैयारी को करना है, इतने महीने लगेंगे, पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने क्या करना है और छठे महीने क्या करना है। तो आपको मंथ वाइज प्लान अपना ले डाउन करना पड़ेगा, जो कि रियलिस्टिक होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो ऐसा नहीं होगा कि एक हाइपोथेटिकल प्लान बना लेंगे और ओवर एम्बिशियस प्लान होगा, ऐसा नहीं बनाएंगे, एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। इसी के साथ साथ कि हमें कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं दोनों ही मेथड को प्रमोट करता हूं। आप लोगों ने देख लेना कि आपके लिए कौन सा, किसी के लिए कोचिंग बहुत अच्छा मेथड है, किसी के लिए सेल्फ स्टडी में, लोगों ने दोनों माध्यम से पेपर को क्वालिफाई किया है। तो आप देख लो कि आपको कौन सा ज्यादा मॉडल सूट करता है। इसी में अब हमने एक प्रोसेस ले डाउन करना है कि तैयारी कर रहे हैं तो ये एक तरीका होना चाहिए जो इन पांचों चीजों को केटर करे। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट इज क्लैरिटी, जिसको मैं काफी ज्यादा फोकस भी कर रहा हूं इतने सालों से, कि अगर आपको क्लैरिटी है तैयारी की, हम लोगों को अपने टाइम पे नहीं थी क्लैरिटी। इस प्रोसेस को देखते हुए कई सारे लोगों के फेलियर से, अपने फेलियर से, कई सारे लोगों के सिलेक्शन के बाद एक प्रोसेस सा बना है। उस प्रोसेस को अगर फॉलो कर लेंगे तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी वेरी हाई, लेकिन प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड प्राइमरीली। तो ये एक प्रोसेस हम लोग ले डाउन करेंगे। इसी प्रोसेस में मैं जो बोलता हूं कि क्लैरिटी होनी चाहिए एंड टू एंड प्लानिंग की। जो लोग इसको सीरियसली तैयार करें, इस शब्द को जरूर लिख लीजिएगा। ये शब्द आपको ना हर प्रकार की जॉब में भी काम आएगा कि एंड टू एंड प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आप प्लानिंग करो कि आज का दिन जो है और जो आपका अंत दिन होगा, अंत दिन का मतलब जब तैयारी आप कंप्लीट करोगे, तो उसका पूरा गेम प्लान आपको इस समझ में होना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने टाइम पे तैयारी करी तो हमने कुछ किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उससे क्या हो रहा है,
कि इस तरीके से तैयारी करने से कि आपको एंड टू एंड नहीं दिख रहा, कि आपको पता नहीं यार अगली स्टेज कौन सी है, तीसरे महीने का क्या करना है। पहले दिन जो है 10 घंटे का प्लान है, तो उस 10 घंटे ये तो सोच ले 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, बैलेंस कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता होता। तो आपकी प्लानिंग जो है वो एंड टू एंड होनी आवश्यक है। तो एंड टू एंड प्लानिंग की बात करेंगे। दूसरा, हम जहां से पढ़ना है सोर्सेज, आज के टाइम पे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हम लोगों के टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, आज जो प्रॉब्लम है वो प्लेंटी की प्रॉब्लम है। हर किसी के पास फ्री यूट्यूब कंटेंट मिल जाता है, कितनी सारी वेबसाइट है जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट फ्लोट करी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे कंटेंट में से कंटेंट अच्छा है, द प्रॉब्लम इज द रेलिवेंस, कि हमें रेलिवेंट कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो रेलिवेंट कंटेंट को आइडेंटिफाई करना कठिन है। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे, और आप लोगों ने ये आभास भी किया होगा कि जब आप इस तैयारी को करते हो तो आप देखते हो यार हैप चल रही है, पढ़ सब कुछ लिया लेकिन ऐसा लगता है कि आता कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि रेलिवेंसी की प्रॉब्लम है, कि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या वो पेपर के लिए सटीक है या पेपर में काम का है, ये नहीं पता होता। तो इसलिए आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सोर्सेज सही ना हो तो आपके बहुत सारा समय चला जाता है तैयारी करते करते, जिसमें रियलिस्टिकली आप कुछ अचीव नहीं करते हो। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप क्या कर रहे हो, कि लिमिटेड एनर्जी है आपके पास, कि आपको लगता है 2-3 साल के बाद तैयारी को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अगर 2-3 साल की एनर्जी गलत सोर्सेज के अंदर घुस गई, तो आप समझो कि ये पेपर आपका इस जन्म में नहीं क्वालिफाई होगा। राइट? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो, और बात हमेशा नंबर्स पे करो, क्योंकि आपकी जनरेशन नंबर्स पहचानती है, पढ़े लिखे लोग हो। तो आप देखो कि इस एग्जामिनेशन को इस बार भी 16,000 अभ्यर्थियों ने दिया था जो पेपर देने पहुंचे, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 220 बच्चों को क्वालिफाई हुआ। तो ये 1.5% ही है जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं पेपर, जो प्रीलिम्स का क्वालिफाई। एंड में कितने बच्चों को, इस बार 11 सीट्स हैं, वो भी पूरी नहीं भरी जा रही, 7 सीट भरी जा रही है। तो 16,000 में से 7 बच्चों की भर्तियां हो रही हैं। तो आप समझो कि जो इसका सिलेक्शन रेशियो है वो डेसिमल में जाता है जाके। तो इतना कम सिलेक्शन रेशियो है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, हैप्पैज़र्ड तैयारी नहीं चलेगी। आपको एक प्लान होना चाहिए, एक एंड टू एंड टारगेट होना चाहिए, उसको फॉलो करते रहो, ताकि आपकी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सिलेक्शन होने की। क्लियर? तो इस तरीके से सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूं कि 1 साल के अंदर पेपर निकल सकता है, अगर आप 1 साल जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से तैयार कर लो। जो वर्किंग प्रोफेशनल है इनको मैं 2 साल बोलता हूं, आप लोगों के लिए 2 साल इसलिए है क्योंकि समझिए कि एक बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, और वो 21 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, जिसमें वो एनर्जी है, वो इंटेलिजेंस है, वो अगर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पढ़ेगा तो 1 साल में पेपर निकाल सकता है। आप लोगों के पास पर डे मैक्सिमम 4 से 5 घंटा होता है, किसी के अगर जॉब बहुत लाइट है तो 6 घंटा। तो आपको उस स्टैंडर्ड पे जाने में, जो पेपर क्वालिफाई करने के 7 बच्चे हैं, इस स्टैंडर्ड पे जाने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। तो पहले क्लैरिटी रख लो, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल यू आर गोइंग टू टेक 2 गुड ईयर्स, और ये तैयारी 2 साल लेने वाली है। इसीलिए आपका ये क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए। नहीं तो हमें क्या लगता है कि तैयारी 2 साल नहीं लेगी अगर कंप्लीट होने में, तो हमें लगता है यार ये 6 महीने में पेपर निकल जाए। अभी भी बच्चे आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, उनको लगता है कि अब फॉर्म आउट होगा, उस आउट फॉर्म होने के बाद वो 2023-24 को टारगेट करना शुरू करेंगे। इस तरीके से पेपर किसी का भी नहीं निकला आज तक। तो हमें समझना पड़ेगा पेपर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पेचीदा है, कंपटीशन का भी स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो इसमें टाइम लगता है, उस स्टैंडर्ड पे compete करना है। केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं पढ़नी, बाकी बच्चों से बेटर पढ़नी है, उनसे अच्छी बेटर रिफ्लेक्ट करनी है, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। तो 3 स्टेजेस हैं, इसलिए इसमें एंड टू एंड हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, एंड टू एंड प्लानिंग पे हम लोग चलेंगे कि एंड टू एंड प्लानिंग का मतलब क्या है। इस पूरी तैयारी में, जिसको मैंने बोला 4 स्टेजेस में तोड़ लो, लिख लीजिए। अगर आप सीरियसली इसको तैयारी कर रहे हैं तो 4 स्टेजेस में इस पूरी प्रिपरेशन को तोड़ दो, और ये 4 स्टेजेस 2 साल की स्टेजेस है, मंथ वाइज इनको लेके चलेंगे। पहली स्टेज के अंदर हम लोग बोलते हैं कि चीजें को सरल रखनी है और फंडामेंटल्स को बिल्ड करना है। फंडामेंटल्स का क्या मतलब है, एक बार बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। कई सारे लोगों ने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली हैं लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, उनको लगता है कि अब उनको बेसिक्स करने की जरूरत नहीं है। इन किताबों में जो बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे हों, एक तो होता है कि कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, राज्यसभा में 250 सीटें, पढ़ आता तो है, इसको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। एक है कि व्हाई डू वी नीड राज्यसभा, व्हाई इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर फेडरल स्ट्रक्चर रेदर देन इन यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते थे, व्हाई वी हैड गॉन फॉर डेमोक्रेसी, व्हाई वी हैव गॉन फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और कहने को ये एडवांस भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनी एक सीरीज, आरएम सीरीज में पढ़ाया है, जिसको मैं बोलता हूँ स्टेज 1।
तैयारी करने से पहले हमेशा देख लो कि आप तैयारी करने के जिस स्टैंडर्ड पे तैयारी करनी है, उस स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, मैंने बोला कि 16,000 बच्चों ने जो है पेपर को दिया, लेकिन फॉर्म कितने हजार बच्चों ने भरा था? 32,000 बच्चों ने। तो समझो इसमें से 50% तो बच्चे वो थे जिनमें इतना गट्स भी नहीं थे कि वो पेपर देने जा पाए। तो आप कहीं उन बच्चों में ना फॉल कर जाओ। तो आप तो आपने देखना है कि हेलो। तो आपने देखना है कि आपकी तैयारी कुछ इस तरह से हो कि आपके फंडे बहुत अच्छे क्लियर हो। उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो फंडामेंटल्स के लिए जैसा मैंने बोला, हमारी आरएम सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्लास 6 टू क्लास 12 कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई है। साथ में एक बहुत अच्छी किताबें हैं तमिलनाडु बोर्ड। तमिलनाडु बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी लिखी गई हैं और यूपीएससी आजकल इनसे क्वेश्चन उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल में भी ये रिपीट हो सकता है। इसलिए इन दोनों को सोर्स बेस आधार मटेरियल बनाते हुए हमने एक बहुत अच्छी लेक्चर की सीरीज और नोट्स दिए हैं, फ्री है। इसी वीडियो के नीचे इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से इन सीरीज को देख सकते हो डेली बेसिस पे, या ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, एंड्रॉइड ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो और इस सीरीज को फॉलो कर लो। बड़ी सीरीज नहीं है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर आई गेस 75 के अराउंड है, जिसमें 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं यूपीएससी और एचएस के दृष्टिकोण से। मींस कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, जैसे मैंने बोला ना, व्हाई डू वी नीड राज्यसभा, व्हाई फेडरल स्ट्रक्चर। तो इस तरह के बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट को एक बार रिफर्बिश किया गया ताकि आपको याद आ जाए, हाँ हाँ स्कूल में हमने ये पढ़ा था, लेकिन उस गहराई से और यूपीएससी या एचएस के ऑब्जेक्टिव से तो नहीं पढ़ा था। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव से पढ़ाई गई है। तो इन एनसीईआरटी की अप्रोच क्या है? ये हाईली एनालिटिकल है। तो इस तरीके से इन एनसीईआरटीज को दोबारा से पढ़ाया गया है। अब ये बेस तैयार हो गया। 2 महीने के अंदर आप स्टेज 1 को क्लियर करो। 2 महीने हायर साइड पे बोल रहा हूं, तो 1 से 2 महीने लगते हैं इन 75 वीडियोस को देखने में। वीडियो की लेंथ है 1 घंटा हायर साइड पे। तो इन वीडियोस को आप लोग फॉलो कर लीजिए। क्लियर? इससे अब आपका एक बेस फंडा क्लियर हो गया। जैसे ही आपको लगा हाँ थोड़ी सी नॉलेज हो गई है, हर सब्जेक्ट का ऊपरी ऊपरी ज्ञान आ चुका है और कुछ कुछ चीजें पता चल गई हैं, अब आ गया है तैयारी को आइडेंटिफाई करने का, कि अब हमें सोर्स आइडेंटिफाई करने की। अब ये सेट ऑफ किताबें हैं, इन किताबों से अपनी तैयारी फुल फ्लैश शुरू होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एचएस के अंदर अभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई टीचर लगे हैं, कोई पटवारी लगे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ के पेपर देने चले जा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ के पेपर देना में गलती क्या है? एनसीईआरटी बुनियादी किताबें हैं। एनसीईआरटी 12वीं क्लास तक के लिए लिखी गई है, 18 साल के बच्चे के लिए। उससे कभी भी एचएस या यूपीएससी का पेपर नहीं आता, वो बेसिक है। 2-4 क्वेश्चन अगर 100 में से आ भी गए तो उसका ये मतलब नहीं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ने लगे उन 4 क्वेश्चन को फॉलो करने में। वो 4 क्वेश्चन दुनिया की हर किताब में भी दिए होंगे, राइट? तो एनसीईआरटी बुनियादी किताबें हैं, उसको पढ़ के पेपर देने कभी मत जाओ, उनमें से पेपर नहीं आता है। वो आपके फंडे क्लियर करने के लिए बनी हुई किताबें हैं। पेपर क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा डेटा हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए गए हों। इसी के लिए हमने एक बहुत डिटेल में अपनी किताबें बनाई है। टोटल 24 किताबों का एक सेट बनाया है। ये जो 24 किताबें हैं, इसको 3 स्टेज में तोड़ा गया है। इन किताबों को एक स्टेज है जो कॉन्सेप्ट की किताबें हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारे पास 12 सब्जेक्ट है और ये 12 सब्जेक्ट की 13 किताबें, जिसमें एचपीजी के प्रीलिम्स की किताब है, एचपीजी के मेंस की किताब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, इन सारी चीजों की किताबें बनाई गई हैं। तो 13 किताबें इन ये सारी हैं। इन 13 किताबों के अलावा हमारे पास किताबें हैं 7 बुक्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसके अंदर तकरीबन 5500 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यू में। ये प्रीलिम्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही 1000 क्वेश्चन विद देयर मॉडल आंसर मेंस के भी दे रखे हैं, ताकि आपको आंसर राइटिंग भी सिखाया जाए। इस तरह से 24 किताबों का सेट है। ये एक ऐसा सेट बनाया है जिसपे आप पूरी तरीके से रिलाय करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करते वक्त जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इस प्रोसेस को फॉलो करो। इन किताबों को आप अपना बुनियादी सोर्स बना दो। इसके अलावा आपको कोई अन्य किताब, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, अन्य अन्य कोई भी किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये किताबें अपने आप में कंप्लीट तैयारी का सोर्स है, जिससे प्रीलिम्स, मेंस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तीनों कवर होते हैं। स्टेज 2 है, जिसके अंदर आप 12 महीने के अंदर इन किताबों को पढ़ेंगे और इनसे बनाएंगे नोट्स। नोट्स बनाने का तरीका मैं यहां आपको बता रहा हूं। देखिए, ये 12 किताबें कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसके अंदर ये 13 किताबों का टोटल ये सेट है। जब आप नोट्स बनाओगे स्टेज 2 के अंदर, नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर फरमाइए। देखिए, नोट्स मेकिंग में जो सिविल सर्विसेज के नोट्स होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है, दे आर सपोज टू बी क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब क्या है?
आपने इसमें फ्लो चार्ट डालने हैं, आपने इनके अंदर डेटा डालना है, आपने इनके अंदर डायग्राम बनाने हैं, आपने इन्हीं के अंदर करंट अफेयर डालना है। अगर इतना सब कुछ डालोगे तो क्रिस्प कैसे होगा? तो नोट्स आपके जनरली पॉइंटर्स में होंगे, पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखोगे, तो पॉइंटर्स में नोट्स बनाओगे। जब ये सब डाल दोगे तो नोट्स की एक और ब्यूटी क्या हो गई? नोट्स कॉम्प्रीहेंसिव हो गए, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। ये नोट्स जो कि सोर्स मटेरियल क्या रखा है इसमें आपने? सिविल टाइप की स्टैंडर्ड बुक्स। तो ये जो बुक्स हम लोगों ने दी हैं, इनमें से ये नोट्स आपने बनाए हैं। तो 12 किताबें हैं, 12 किताबों को 12 महीने के अंदर कंप्लीट करो। सिंपल फंडा, हर महीने एक एक किताब पढ़ो। तो इस तरीके से ये नोट्स मेकिंग होगी। अब ये जो नोट्स आपने बनाए, इन नोट्स से 70% पेपर आएगा, 100% नहीं आएगा। तो बाकी का 30% देखिए कहां कहां से आएगा, उसके भी तरीके निकाल रखें। तो अभी आपकी स्टेज 2 कंप्लीट हो गई। पहली स्टेज जिसमें 2 महीने लगे, तो आपने ये चीजें ना रियलिस्टिकली लिखनी है। स्टेज 1 2 मंथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंड टू एंड अगर प्लान होगा तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से परस्यू कर पाओगे। स्टेज 2 12 मंथ्स, टोटल 14 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 साल का प्लान है। अब आगे स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 3 का मतलब है कंटेंट एनरिच करो, जो 70% है इसको 100% पे लेके जाओ। तो उसके लिए अलग से कुछ महीने डिवोट करने पड़ेंगे। इसके लिए आपने अगले 3 महीने 3 मंथ्स इसको ही दे दिए। इन 3 महीनों में क्या करोगे आप? इन 3 महीने में आप अपने कंटेंट को एनरिच करना शुरू करोगे। कौन सा कंटेंट? प्री और मेंस दोनों का कंटेंट। जो प्रीलिम्स का कंटेंट है, अब जो आपको 7 बुक्स मिली थी प्रीलिम्स की, इन 7 बुक्स को अब आपने सॉल्व करना है, जिसके अंदर क्या रखे हुए थे? एमसीक्यू क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। इनको सॉल्व करो। जब आप इन 5500 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इन 5500 क्वेश्चन में से आपको आते होंगे 3000 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे। आप क्या करोगे? इन 2500 क्वेश्चंस को उठाओगे और अपने नोट्स के अंदर इनग्रेन्ड कर दोगे। तो नोट्स में क्या करोगे आप? इन क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करोगे। तो नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे मींस नोट्स में ऐड ऑन कर दोगे। तो उससे क्या हो गया? नोट्स अब और अच्छे हो गए, नोट्स एनरिच हो चुके हैं आपके। तो नोट्स इन में इनकॉर्पोरेट करो। तो ये बहुत सिंपल। तो आपने 3 स्टेज, पहली स्टेज फंडे बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर लिए। दूसरी स्टेज चीजों को पढ़ो, समझो और उनके नोट्स बनाओ। बिना नोट्स के पेपर नहीं निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नोट्स बनाओ। इसी की और डिटेलिंग जाननी है नोट्स मेकिंग की, तो नीचे एक और वीडियो दिया हुआ है गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें डिटेलिंग बताई है आधे घंटे में, कि और गहराई से बताया गया है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, उसके लिए भी नीचे एक वीडियो बनाया गया है कि करंट अफेयर के सही सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो। एनसीईआरटी को भी सही पढ़ने का तरीका क्या है, उसका भी एक वीडियो बना रखा है। तो नीचे हर चीज दे रखी है आपकी। तो अभी हम लोग प्रोसेस को जान रहे हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे प्रोसेस को, गेम प्लान को जान लो कि तैयारी कैसे करनी है। हर एक एक पार्ट के ऊपर एक एक वीडियो बना हुआ है डिटेलिंग में। तो इसी के अंदर हमने अपने प्रीलिम्स को अपडेट कर लिया। साथ ही साथ मेंस के आपको दे रखे हैं 4 किताबें, 4 बुक्स फॉर मेंस। इसके अंदर क्या है? 1000 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करो और इनके बना के रखो मॉडल आंसर्स। अब आपका कंटेंट हो गया एनरिच। जो बाकी का जो 30% का गैप था, डेफिसिट था, वो यहां से फुलफिल हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज हो गई जिसमें कंटेंट एनरिच हुआ। स्टेज है आपकी 3 महीने की। टोटल तैयारी को कितने हो गए? स्टेज 1 फिर से याद करो 2 मंथ, स्टेज 2 12 मंथ, स्टेज 3 3 मंथ। तो आपकी तैयारी तकरीबन 17 मंथ्स की हो चुकी है। मींस तैयारी 1.5 साल हो गया है। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, ये तैयारी हो जाएगी। अब क्या करना है? लास्ट स्टेज, स्टेज 4। देखिए ये स्टेज 3 में बता रखा है, ये किताबों का सेट है, 7 किताबों का सेट, जिसमें प्रीलिम्स के एमसीक्यू दे रखे हैं 5500। ये मेंस की 4 किताबें हैं जिसमें 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये किताबें बेहतरीन किताबें हैं। इनके बाहर पिछले 4 सालों से जो सिविल टाइप के रिजल्ट आए हैं, अपने कंटेंट, सिंपल फंडा है, कंटेंट से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आए हैं इस तरह के आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज से, जो कि स्टेज 4 हो जाएगी, टेस्ट सीरीज। तो इसके जरिए हम बहुत सारा अच्छा कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट पेपर के लिए देते हैं, जिससे पेपर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आ गई आपकी स्टेज 4। स्टेज 4 का नाम है असेसमेंट थ्रू टेस्ट सीरीज। कि जो भी तैयारी 17 महीने 18 महीने में करी है, अब इसको देख लो ये तैयारी सही लयबद्ध थी, क्या कमियां हैं। इस तैयारी के अंदर को और असिस्ट करने के लिए हमारी अगले साल, आप लोगों ने अगले साल पेपर देना है 25 में, हमारी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस के
टोटल 117 टेस्ट, इस साल भी लॉन्च हुई है ये टेस्ट सीरीज, 117 टेस्ट का प्रोविजन रखा गया। अब 117 टेस्ट में से टोटल प्रीलिम्स के इसके अंदर भी 5000 नए एमसीक्यू करवाएंगे जो अभी तक आपने नहीं करे थे, और मेंस के 700 क्वेश्चंस होंगे जो कि मेंस के हैं। तो आपने ऑलरेडी मेंस के 1000 क्वेश्चन करे थे और एमसीक्यू ऑलरेडी आपने 5500 करे थे। तो सिंपल फंडा क्या है प्रीलिम्स निकालने का, रामबाण, 1000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लो, 1000 मेंस के क्वेश्चन कर लो, आपका पेपर क्वालिफाई होता है। तो हमने क्या बनाया, जो मैं बात बोल रहा हूं प्रोसेस, हमने आपको हर स्टेज में कुछ ना कुछ फीड किया है। स्टेज 1 में एनसीईआरटी दिया है, स्टेज 2 में नोट्स दे रखे हैं, किताबें दे रखी हैं जिनसे आपने नोट्स बनाने और कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टेज 3 हमने स्टेज 3 की किताबें दे रखी है जिससे कंटेंट एनरिच होगा। स्टेज 4 में हमने इस तरह की एक टेस्ट सीरीज बनाई है जो हाईली डिटेल्ड है। इतनी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज हिमाचल में कभी नहीं बना पाएगा कोई। तो इतनी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें 700 मेंस के क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन है। तो आप जब पेपर दोगे आपको पता चलेगा यार मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं और नंबर आ सकते हैं। अब इसमें से जैसे मान लीजिए 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, इसमें से आपको 3500 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 1500 तो नई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नॉलेज तो इनफाइनाइट है। तो नॉलेज एक बार में तो नहीं मिली आपको, तो नई नॉलेज मिली। ये 1500 क्वेश्चन भी कहां जाएंगे, नोट्स। तो नोट्स में हर चीज धीरे धीरे आ रही है। आज आपके नोट्स, अब मैं नोट्स का लास्ट डायग्राम बना रहा हूं। नोट्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें आ चुकी है। नोट्स के अंदर, इन नोट्स से आपका पेपर कब फंसेगा, जब इन नोट्स के अंदर हर वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो पेपर में पूछी जा रही है। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स में डाल दी, कैसे, क्योंकि आपने हमारी बुक्स पढ़ ली हैं, उन बुक्स में ऑलरेडी एनसीईआरटी थी, तो एनसीईआरटी और बुक्स ऑलरेडी नोट्स के अंदर है। दूसरी स्टेज में आपने अनरिचमेंट किया कंटेंट, और जो 5500 एमसीक्यू थे वो इन नोट्स के अंदर आ गए, और 1000 मेंस के क्वेश्चन इनके अंदर आ गए। ये कौन सी स्टेज में था, स्टेज 3। स्टेज 4 में क्या मिला आपको, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या मिल गए थे आपको ऑलरेडी, 5000 एमसीक्यू और 700 मेंस के नए क्वेश्चन। तो ये भी कहां चले गए, जो कि स्टेज 4 में था। ये कहां चले गए, सब कुछ आपके नोट्स के अंदर जा रहा है। तो आपके जो नोट्स में जा रहा है, नोट्स आज की डेट में कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए इस तैयारी को करने में तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज को एग्जीक्यूट करने में 6 महीने लग जाएंगे। इतनी डिटेल आप समझो ना कि 117 टेस्ट लेने हैं, अगर मैं हफ्ते में 2 टेस्ट भी लूंगा तो भी मेरे को 55 हफ्ते लग जाएंगे। तो इतना जो है टाइम इन टेस्ट सीरीज में लगता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत डिटेल में होती है। तो 6-6 महीने इन टेस्ट सीरीज को वाइंड अप करने में लग जाता है। लास्ट में एक दिन में 2-2 पेपर इन टेस्ट सीरीज में लिए जाते हैं, जैसे आपका कमीशन में होता है, सुबह प्रीलिम्स शाम को प्रीलिम्स, है ना, सी सेट जनरल स्टडीज, सी सेट जनरल स्टडीज। तो 10 पेपर सी सेट, 10 पेपर जनरल स्टडीज, इतना एग्जॉस्टिव है कि आपको रोज पेपर देने की आदत हो जाएगी, और उसके बाद आपके लिए पेपर देना इतना स्वाभाविक होगा कि पेपर का जो स्ट्रेस है, पेपर का जो डर है, एंजाइटी, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। तो एक प्रोसेस हमने फुल प्रूफ बनाया है। इस प्रोसेस के तहत अगर आप तैयारी करते हो तो तैयारी करके सिलेक्शन लेने की उम्मीद काफी ज्यादा रहती है। क्लियर। तो ये एक तरीका बनाया है मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स का, टाइम लाइन डाली है ताकि आप लोग इस टाइमलाइन को फॉलो कर पाओ, और ये रियलिस्टिक है, ओवर एम्बिशियस टाइमलाइन नहीं रखी गई, राइट। इसके अलावा आप बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि हम लोगों से नहीं जुड़ सकते, आपने इसके अंदर ऐसा नहीं कि हमारी कोचिंग ही ज्वाइन करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की मेंटोरशिप चाहते हैं तो वो चार्जेबल नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस तरह का आपके लिए कस्टमाइज एक प्लान बना लूंगा, जिसके तहत आप तैयारी करोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा रहेंगे। तो इस कस्टमाइज प्लान में हम देख लेंगे कि अभी आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आप फ्रेशर हो या ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, आपको आपकी कंटेंट अपडेशन के लिए क्या लगेगा। तो आपके लिए एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको मेरे तक पहुंचना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, और जो बात मैं बोलता हूं फिर उसको मानना पड़ेगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, बातें सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने मन की दोबारा से करने लग जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, फिर अचानक से आप उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो जिससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है। फिर आप क्या कर रहे हो, अपने ही उसी तरीके को फिर से कंटिन्यू करना शुरू गए हो, जिससे आपको पहले भी पेपर नहीं निकला था। तो इस चीज के लिए समझना पड़ेगा कि आपको अपने रास्ते को लेके फ्लेक्सिबल होना है। रास्ते का मतलब है तैयारी करने के तरीके को लेके फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।